दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भाग हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आता है, यही व्याकरण है। यानी व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, यही व्याकरण है। आगे है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। आधुनिक हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन है? पहला है आपका वर्ण विचार, पहला जो है आपका वर्ण विचार है। दूसरा आपका है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वह पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी इंटर के जो सिलेबस में है वह चिन्ह विचार और छंद विचार से कोई सवाल नहीं आएगा। तो आपके सिलेबस में वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है। तो इसी तीनों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार होता क्या है? तो वर्ण विचार में हम लोग क्या चीज का अध्ययन करते हैं? तो वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का उच्चारण कैसे होता है और वर्ण के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शब्द विचार में क्या करेंगे? तो इसमें शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द बनता कैसे है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की बनावट क्या है, और शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, शब्दों के रूपांतर के बारे में अध्ययन करेंगे, रूप में कितने अंतर आते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये होगा शब्द विचार। शब्द विचार का यदि हम डिफिनेशन देखें तो होगा कि जिसके माध्यम से, या हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा जिसके माध्यम से हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, अर्थ तथा रूपांतर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य बनता कैसे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब वाक्य विचार में होगा। तो आपके सिलेबस में यही तीनों है। तो आगे हम लोग देखते हैं पहला कि वर्ण विचार होता क्या है। आखिर वर्ण विचार होता क्या है? तो वर्ण विचार में देखिए वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार जो है हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा है जिसके माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण तथा इसके भेद के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो वर्ण विचार में हमको पढ़ना है वर्ण पढ़ना है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में हमको पढ़ना है। वर्णों के उच्चारण क्या है, वर्णों का उच्चारण कैसे है, क्या क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। उच्चारण में भी हम लोग पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कंठ से किसका उच्चारण है, तालु से किसका उच्चारण है, मूर्धा से किसका उच्चारण है, ओष्ठ से किसका उच्चारण है, दांत से किसका उच्चारण है। तो ये सब का अध्ययन करेंगे इसी वर्ण विचार में। उच्चारण स्थान से बहुत सारा सवाल, आपके 2-3 सवाल जो है उच्चारण स्थान से पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सवाल बनता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में। चलिए, तो हम लोग वर्ण विचार देख लिए। वर्ण विचार में हम लोगों ने देखा। आगे हम देख रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो है वह वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही, वर्ण सही होना चाहिए, वर्ण सही सही लिखा होना चाहिए, और उसका समूह जो है क्रमबद्ध होना चाहिए, पंक्तिबद्ध होना चाहिए। जैसे अ के बाद ए, अ के बाद ए, क ख छ छ ट ठ त थ, इस तरह से आपका य ल तक जाना चाहिए। तो ये क्रमबद्ध होना चाहिए, पंक्तिबद्ध होना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। जैसे फूलों की माला को, फूलों की समूह को माला कहते हैं, लेकिन उसमें सजा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। इसी तरह से वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, लेकिन उसमें होगा कि वर्ण सार्थक होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब होता है पंक्तिबद्ध होना चाहिए। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। नोट में हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है।
नेक्स्ट है कि वर्ण क्या है। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यानी वर्ण वैसा मूल ध्वनि है, वैसा मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ये सब वर्ण है। एकदम अक्षर तक ज्ञ तक सब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। जैसे कोई शब्द लिखे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा राम, राम मैंने शब्द लिखा, जैसे ही इसको विग्रह करेंगे र, ठीक है, जोर, र जोर, आ जोर, म अलंत जोर, और इस तरह से मैंने इसको विग्रह कर दिया, चार खंड में तोड़ दिया। ये शब्द था, इसको मैंने वर्ण में तोड़ दिया। अब इसके आगे नहीं तोड़ सकते, ये यही वर्ण है, और इसको हम फिर से खंड नहीं किया जा सकता है, इसको फिर से हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। इसको खंड पुनः नहीं किया जा सकता है। शब्दों को मैंने, शब्द एक राम है जिसको मैंने खंड किया, रहलन प्लस म प्लस आ प्लस महलन प्लस अ, ये आपका हो गया ये वर्ण हो गया, जिसको मैंने तोड़ करके दिखाया, शब्द को तोड़ करके वर्णों में दिखाया। तो इसी को कहते हैं वर्ण। इसको कभी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे है आपका, जैसे मैं हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला आपका है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आगे देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण क्या है। तो ये स्वर वर्ण होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसको कहेंगे स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण हम उसको कहेंगे जो स्वर वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं स्वर वर्ण को देखते हैं। तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, ओ, ये सब स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। क्योंकि देखिए जैसे ही उच्चारण करके देखिएगा तो केवल लास्ट में अ ही आएगा, आ तो केवल आ ही आएगा, हर्षई तो हर्षई यानी ई तो ई ही आएगा, ई तो ई ही आएगा। इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण सहायता नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। जैसे बोलिए ए तो लास्ट में ए ही आ रहा है, मतलब इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, इसका उच्चारण जो है स्वयं होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे स्वर वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होगी? 11। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या हो गया 11। इसमें जो अंग और अ बच गया, ये दोनों क्या है? अयोग है। ये सवाल पूछेगा कि अंग और अ क्या है, तो अयोग है। अंग और अ क्या है? अयोग है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर वर्ण हो गया। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्ण सहायता प्रदान करती है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, लास्ट में क्या आ रहा है? अ, ख, अ, ये स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए स्वर वर्ण के बारे में देखते हैं। तो आते हैं, हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण हम लोग पढ़ चुके थे, आज इसके भेद के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हरस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुलुस स्वर। सवाल पूछेगा कि उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका, उच्चारण के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया हरस स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया पुलुस स्वर। ये तीनों भेद है। अब देखिए हरस स्वर। हरस स्वर क्या होता है? हरस स्वर जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हरस स्वर कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा अ,
हर्षई, हर्षौ, री, ये सब आपका हरस्वर है। ये सब क्या है? हरस्वर है। इसकी संख्या क्या होती है? 4। इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। ये ह्रस्व है। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, एक मात्रा का समय लगता है। यदि बोलेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो इसके उच्चारण में मात्र एक ही मात्रा का समय लगता है, और इसीलिए इसे एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए कभी कभी सवाल पूछता है कि किस स्वर वर्ण को एकमात्रिक स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर है इससे अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। इसमें होता है 7 गो इसका होता है, जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, ये सब आपका जो है दीर्घ स्वर है। ये सब आपका है दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसकी संख्या होती है 7। इसकी संख्या होती है 7 होती है। पुरुष स्वर को देखेंगे तो पुरुष, और इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, इस तरह से 2 मात्रा का समय लग रहा है। ई, उह, ए, ओ, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको एकमात्रिक, इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। पुरुष स्वर, इसका प्रयोग जो है ना, मतलब सबसे पहले देखिए उच्चारण के अनुसार इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में, या ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से तिगुना समय, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और या इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसको पुरुष स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग जो है किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। दूर स्थित किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, जैसे राम रे, इस तरह से ओम, इस तरह से इसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, और इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आइए हम लोग पहला ह्रस्व स्वर देखते हैं, लिख करके डेफिनेशन देखते हैं ह्रस्व स्वर का। ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर को देखेंगे, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में कौन होता है? तो इसकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ये सब ह्रस्व स्वर है। ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे देख लीजिए, अ ह्रस्व स्वर है, जबकि आ जो है दीर्घ स्वर है। अ से अधिक समय आ के उच्चारण में लगता है, इसलिए आ आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा दीर्घ स्वर, और अ हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर। जैसे ई और ई, इसमें अंतर है। ई हो गया हर्षई हो गया ह्रस्व स्वर, और दीर्घई हो गया दीर्घ स्वर। उ, उह, तो उ आपका हो जाएगा यानी ह्रस्व स्वर हो जाएगा, और उह हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। री आपका फिर क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ और री। अ, हर्षई, हर्षौ और री, ये इसकी संख्या जो है 4 होती है। इसकी संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। सवाल पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दूसरा है आपका नोट नंबर 2 में है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और इसीलिए इसको एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? एकमात्रिक स्वर कहेंगे। सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किसे एकमात्रिक स्वर कहा गया है? तो ऑप्शन दे देगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर कहा गया है। तो ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर कहा गया। चलिए ह्रस्व स्वर देखने के बाद हम लोग दीर्घ स्वर में चलते हैं। तो दीर्घ स्वर क्या है? पहले ही हमने बता दिया था कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में, या जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर वैसा वर्ण होता है, वैसा ह्रस्व स्वर होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसीलिए उसे दीर्घ स्वर कहा गया। जैसे में आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ,
ये सब दीर्घ स्वर है। जैसे बोलेंगे अ तो ये हर्ष स्वर हो गया, आ दीर्घ स्वर हो गया, हर्षई ये आपका हो गया हर्ष स्वर, दीर्घई तो ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। तो इसी तरह से आ दीर्घई, दुर्घऊ, ए आए, ओ औ ये सब आपका हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब इसकी संख्या हम लोग देखते हैं तो इसकी संख्या हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। आगे देखते हैं 2 नंबर, नोट नंबर 2 में देखते हैं दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो सवाल यदि पूछ दे कि निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर कहा गया है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगला नोट है कि अंग और अह को आयोगवाह कहते हैं। ये अंग और अ, इसमें जो बच गया अ के बाद अंग अ, ये दोनों क्या है? ये दोनों आयोगवाह है। सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन आयोगवाह है? तो अंग और अ क्या है? आयोगवाह है। अंग और अ आयोगवाह है। तो इसको आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए एक बार। चलिए, तो आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, आगे चलकर आप नोट भी करेंगे। तो तीसरा इसका जो है स्वरवन का तीसरा भेद जो है पुलुत स्वर है। पुलुत स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में या जिस स्वरवन के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको पुलुत स्वर कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा कि जिस स्वरवन के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। या मैंने डिफिनीशन लिखा है जिस स्वर वन के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम तो ये पुलुत स्वर हो गया। रे हो, जैसे किसी दूर स्थित व्यक्ति को बुला रहा है राम रे, इस तरह से जो कर रहे हैं आवाज दे रहे हैं ये पुलुत स्वर का उदाहरण है। इसका प्रयोग अक्सर जो है नाटक में किया जाता है, ड्रामा में, कि प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो नोट में देखिए उसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी पुलुत स्वर को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पुलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा गया है। पुलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा गया है। पुलुत स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। पुलुत स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है और पुलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां से सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछेगा कि निम्न में से त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा गया? ऑप्शन देगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलुत स्वर। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पूरा हिंदी व्याकरण का फेयर हो और एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हैं, मैट्रिक का हो, इंटर का हो या कंपटीशन का हो, सब में ये आपको काम करेगा। सब में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद। अभी हमने उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद देखा जिसमें हम लोगों ने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर पढ़ा। आगे देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद। देखिए, उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद, उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। पहला भेद आपका हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया संधि या संयुक्त स्वर। पहला हो गया आपका मूल स्वर और दूसरा संधि या संयुक्त स्वर। मूल स्वर का मतलब यह होता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसका उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से होती है, यानी जो अपने से उत्पन्न हुआ है उसको मूल स्वर कहेंगे। लेकिन जिसकी उत्पत्ति जो है मूल स्वर की सहायता से हुई है, जिसकी उत्पत्ति मूल स्वर की सहायता से हुई है उसे संधि या संयुक्त स्वर। संधि का मतलब होता है कि जोड़ करके, संयुक्त का मतलब संयुक्त करके यानी जोड़ करके बना है, उसको संधि या संयुक्त स्वर कहेंगे। लेकिन मूल स्वर उसको कहेंगे जो अपने से बना है। जैसे इसका हो जाएगा अ, ई, उ, री, इसकी संख्या 4 होती है मूल स्वर का। जबकि
संधि या संयुक्त स्वर की संख्या 7 होती है। आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ओ, औ, ये 7 होती है इसकी संख्या। एक तरह से कहा जाए तो ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर है और दीर्घ स्वर ही संधि या संयुक्त स्वर। तो आइए, हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद, 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि या संयुक्त स्वर। तो आगे हम लोग पहला चलते हैं मूल स्वर पर। मूल स्वर का डिफिनेशन क्या होता है? मूल स्वर जिस स्वर वन की उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर वन की सहायता से होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? ये सब मूल स्वर है। इसकी संख्या 4 होती है। सवाल पूछेगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है आपका संधि या संयुक्त स्वर। तो संधि का मतलब जोड़ करके, समझ रहे हैं? तो संधि या संयुक्त स्वर जिस स्वर वन की उत्पत्ति मूल स्वर की सहायता से हुई है, जिस स्वर वन की उत्पत्ति मूल स्वर की सहायता से हुई है उसे संधि या संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी मूल स्वर से जिसका उत्पत्ति हुआ है वह संधि या संयुक्त स्वर होता है। जैसे में आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ओ, औ। देखिए इसकी संख्या इस प्रकार से कितनी हो गई? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसकी संख्या क्या हो गई? 7। ठीक है। देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण की सहायता से होती है, इसलिए और इसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ इत्यादि, ये क से लेकर और ह तक व्यंजन वर्ण है। क से लेकर कहां तक है? ह तक है व्यंजन वर्ण। इसका उच्चारण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से होती है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, त, थ, प, फ, य, ल, व, ये सब का उच्चारण जो है किससे होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होती है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे क, यहाँ पर है क, तो क जैसे ही इसको पढ़ेंगे क आ रहा है अ, इसके उच्चारण अ से होता है। अ एक क्या है? स्वर वर्ण। च क्या आ रहा है? अ। ट क्या आ रहा है? अ। ख क्या आ रहा है? अ। तो ये सब क्या है? स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है। हमने क को जो है डिवाइड करके 2 भाग में बांट करके दिखाया। क हलंत प्लस अ बराबर क, च हलंत प्लस अ बराबर च। यानी च में जो है अ छुपा होता है, यानी व्यंजन में हमेशा स्वर छुपा होता है। बिना स्वर के व्यंजन वर्ण की उच्चारण का कल्पना ही नहीं हो सकती है। बिना स्वर वर्ण के बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण के उच्चारण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी जब तक हम स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वर वर्ण के बिना अभाव में, यानी स्वर वर्ण के अभाव में हम व्यंजन वर्ण के उच्चारण की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे क, इसमें अ आ रहा है, जब तक स्वर वर्ण नहीं आएगा तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। तो हमने देखा कि ऐसे ख भी दिखा दिए, यहाँ पर ख हलंत जोड़ अ, प भी दिखाए प हलंत जोड़ अ। इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो है स्वर वर्ण छुपा होता है और बिना स्वर वर्ण के उच्चारण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव, यानी बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के इस प्रकार से संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या हो गई 33। आगे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया उष्म व्यंजन। यानी व्यंजन वर्ण के टोटल कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हो गए। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। इसका मतलब व्यंजन वर्ण के 3 भेद हो गए। पहला हम लोग देखेंगे। देखिए व्यंजन स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में होता है क से लेकर के और म तक, ये सब स्पर्श व्यंजन। जिस वर्ण का उच्चारण जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ तथा दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है लेकिन इसका पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है। जैसे य, यानी सबसे थोड़ा थोड़ा मिल करके इसका उच्चारण होता है। कंठ, तालु, मुर्दा सबके सहयोग से इसका उच्चारण होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है।
इसकी संख्या 4 होती है। य र ल व। आगे है आपका उष्म व्यंजन। आगे है उष्म व्यंजन। उष्म लिखिए। आगे है आपका उष्म व्यंजन। तीसरा है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या होता है, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण, उष्म का मतलब होता है गर्म, उष्म का मतलब होता है गर्म। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन का, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है, दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब इसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों का पूरा पूरा स्पर्श होता है और इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम से ही पूरा स्पष्ट है। स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श होकर, छू करके, यानी इसका उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों का पूर्ण स्पर्श होता है और इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए इसकी संख्या, इस यह होता कौन है, जैसे में देखिए यह जो है क से म तक इसकी संख्या है, क से म तक यह स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे में देखिए क से म तक का मतलब क वर्ग का पूरा पांचों क ख ग घ अंग, ये सब स्पर्श व्यंजन में आता है। च वर्ग का पूरा च छ ज झ य। त वर्ग का पूरा ट ठ ड ढ न। त वर्ग का पूरा त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। इसका मतलब ये पांचों वर्ग का पांचों वर्ग ये स्पर्श व्यंजन है। इसका उच्चारण किसे होता है, स्पर्श होकर होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है। जैसे क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। च वर्ग का उच्चारण तालु से। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण दांत से। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। तो इस प्रकार से सबका उच्चारण स्पर्श से होता है, समझ रहे हैं। इसकी संख्या इस प्रकार से कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जैसे क वर्ग में 5 गो इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 25 और इसकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गया। इसकी संख्या यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25। अगर सवाल आपसे पूछ दे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो क्या होगा, 25 होती है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन सबका उच्चारण स्थान देखेंगे। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, सबका उच्चारण स्थान हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ये आप लोगों को पता है, अभी तुरंत बताएं। अब सबका उच्चारण स्थान देखते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान का क्या होता है, कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे हम इसका प्रयोग करके देखेंगे, क ख ग, तो इस तरह से कंठ से आवाज आ रहा है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से इसका स्पर्श होता है, बोलने में कंठ से इसका उच्चारण होता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। अब आगे है च वर्ग। च वर्ग का होता है तालु। जैसे बोल करके इसका प्रयोग कीजिएगा, च छ ज झ। जैसे ही आप च छ ज झ बोलेंगे, च छ, तो आपका जीभ जो है तालु में सटेगा और इसका उच्चारण स्थान इस प्रकार से तालु होता है। च छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। च छ का उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और मूर्धा होता है ठीक तालु के पीछे। जैसे ही आप बोलेंगे ट ठ ड ढ, आपका जीव जो है सीधा मुड़ जाएगा इस तरह से, ट ठ ड ढ, और आपका जीव मूर्धा की तरफ जाता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। आगे है आपका त वर्ग और त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका होता है दांत। तो दांत होता है, जैसे ही आप त थ द द बोलेंगे, त थ द ध न, तो आपका जीव जो है कहां सट रहा है, स्पर्श कर रहा है, दांत में स्पर्श कर रहा है और इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत।
जैसे आप बोल करके देखेंगे त, थ, द, तो आपका दांत जो है आपका जीभ जो है हमेशा दांत में सटता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दांत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प्रयोग करेंगे प, फ, ब, भ, जैसे ही प, फ, ब बोलेंगे तो आपका दोनों ओष्ठ आपस में सट रहा है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो हम लोग जब इसको प्रयोग करके देख लेंगे, जैसे बोल बोल करके एक बार दो बार देख लेंगे, तो आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप जो है एग्जाम हॉल में भी प्रयोग करके आप जो है इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या कंपटीशन में भी पूछा जाता है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको पूछ दिया जाता है। पूछ देगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है या क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको आंसर देना होगा कंठ। आपको पूछ देगा अगला सवाल कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है या च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु, या च में से कोई है, छ का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान, झ का उच्चारण स्थान, तो इस सब का क्या होगा, ये सब का उच्चारण स्थान होगा तालु। आगे है ट वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट, ठ, ड सब का मूर्धा होता है। अगर ठ का उच्चारण स्थान पूछे फिर भी मूर्धा, तो ये ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कभी कभी प का उच्चारण स्थान पूछ लेता है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो इसमें से कोई आएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक है। इधर सवाल पूछा गया है क वाला से, च वाला से भी पूछा गया कि च का उच्चारण स्थान क्या है, प वाला से पूछा गया, त वाला से पूछा गया। तो ये सब आपको उच्चारण स्थान में तो आपको पांचों अच्छी तरह से समझ करके एक बार दो बार पढ़ लेना होगा ताकि आपको याद रहे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसलिए शांति पूर्वक इसको जो है 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का डेफिनेशन होता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है, लेकिन इसका पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है। स्पर्श से तो होता है लेकिन पूरा पूरा स्पर्श कहीं पर नहीं होता है और इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4, जैसे य, र, ल, व, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, कहीं पर इसका पूरा पूरा स्पर्श नहीं होता है और इसकी संख्या इस प्रकार से कितनी होती है, 4। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, यहाँ से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि य, र, ल, व किस व्यंजन का उदाहरण है। य, र, ल, व निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन देगा आपको स्पर्श व्यंजन, ए में स्पर्श व्यंजन, बी में अंतस्थ व्यंजन, सी में उष्म व्यंजन, डी में संयुक्त व्यंजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल ऐसा बन सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के सवाल जो है बनेगा और इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, उष्म का मतलब होता है गर्म। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन के उच्चारण में जो है मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है और इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे स, स, ह, ह, इस तरह से इसके उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है और इसीलिए इसका उच्चारण स्थान, और इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। देखिए कौन कौन होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, इस सब का उच्चारण सब जो होता है यह उष्म व्यंजन होता है और इसकी भी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। ये चारों को बोलने का तरीका अलग अलग है तीनों स का। जैसे तालव्य स बोलेंगे तो तालु से बोलेंगे, आपका जीव तालु में सटना चाहिए, श श श श। मूर्धन्य स बोलेंगे तो इसको मूर्धा से बोलेंगे, आपका जीव मूर्धा में सटना चाहिए, श श श। और दंती स जब बोलेंगे तो आपका जीव हमेशा दांत में सटना चाहिए, स स स। तो ये दंती स है। और ह बोलेंगे, ह ह, तो आपका आवाज किससे आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो सबका चारों का उच्चारण स्थान ये अलग अलग है। तालव्य स का तालु है, मूर्धन्य स का मूर्धा है,
दंती स का दांत है और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ह वाला से सवाल पूछा गया है कि ह का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। ऑप्शन देगा आपको कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, कंठ हो जाएगा। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और आगे है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। यानी कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए संयुक्त व्यंजन, जिस व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मिलने से हुई है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ करके, संयुक्त का मतलब होता है जोड़कर, यानी जिस व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से हुई है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब दो को व्यंजन वर्ण से मिलकर बनाए, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के योग से बना है, मिलकर बना है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में आपका हो गया अक्ष, तर, ज्ञ और सर। तो ये चारों जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसकी उत्पत्ति जो है दो व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ है। इसकी उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ है। जैसे में देखिए यहाँ पर अक्ष है, पहला अक्ष है, दूसरा तर, तीसरा ज्ञ और चौथा आपका है सर। अक्ष में अक्ष को यदि हमने तोड़ा तो क हलंत जोड़ मूर्धन्य स, क हलंत जोड़ मूर्धन्य स। तर को जब हमने तोड़ा तो त हलंत जोड़ र। ज्ञ को जब मैंने तोड़ा तो ये हो गया ज हलंत जोड़ य। और सर को जब इसको तोड़े तो ये हो गया आपका तलाब्य स हलंत जोड़ र। तो इसका मतलब ये सर का हो गया तलाब्य स जोड़ र, तलाब्य स हलंत जोड़ र। ज्ञ का हो गया ज हलंत जोड़ य। तर का हो गया त हलंत जोड़ र। और अक्ष का हो गया क हलंत जोड़ मूर्धन्य स। तो इस तरह से दोनों को, चारों को दिखा दिए तोड़कर। यह दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। सवाल यदि पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। या अगला सवाल पूछ सकता है कि अक्ष, तर, ज्ञ, सर निम्न में से कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन यदि दे देगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ये अक्ष, तर, ज्ञ, सर ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो आगे देखते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन पर। ये संयुक्त व्यंजन खत्म, द्विगुण व्यंजन। र और ढ को, ये र और ढ को जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं। र और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये र ढ इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका प्रयोग जो है किसी शब्द के बीच या अंत में होता है। इसका प्रयोग किसी शब्द के बीच या अंत में होता है। जैसे में देखिए सड़क, सड़क है, ये सड़क का प्रयोग ये र जो आया, ये र, इसका प्रयोग यही र है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रयोग बीच में हुआ है। आप इस तरह से आप सड़क नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से आप सड़क नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच या अंत में होता है। जैसे लड़का, देख लीजिए इसका प्रयोग बीच में है। लड़की, इसका प्रयोग बीच में है, देख रहे हैं। लकड़ी, इसका प्रयोग देखिए अंत में है, ये र का प्रयोग अंत में। तो शुरू में इसका कभी प्रयोग नहीं होता है, शुरू में इसका प्रयोग कभी नहीं होता है, हमेशा किसी शब्द के बीच या अंत में ही होता है। जैसे देखिए ढ का मेढक, मेढक देखिए बीच में इसका प्रयोग हुआ। तो इस तरह से इसका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच, हमेशा किसी शब्द के बीच या अंत में होता है। इसको शुरू में नहीं कर सकते। जैसे आप ढोलक यदि आप लिखे, ढोलक, ढो ल आ क, ढोलक जैसी आप लिखे तो इस तरह से आप ढोलक नहीं लिख सकते हैं, शुरू में इसका प्रयोग नहीं होगा। या ऐसे लिखा है, ये हुआ ढोलक, ठीक है। तो इसका प्रयोग कभी भी किसी शब्द के बीच या अंत में ही होता है, शुरू में इसका प्रयोग नहीं होता है, शुरू में इसका प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच या अंत में होता है, इसका प्रयोग किसी शब्द के बीच या अंत में होता है। हमने एग्जाम्पल दिखा दिया, सड़क, लड़का, लड़की, लकड़ी, मेढक हमेशा किसी शब्द के बीच या अंत में होता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा गया। समझ रहे? तो सवाल है कि वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो आंसर होगा कि वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं।
पहला आपका हो गया अल्पप्राण, दूसरा हो गया आपका महाप्राण। यानी वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा अल्पप्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण क्या होता है? देखिए अल्पप्राण और महाप्राण ये वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के 2 भेद हैं। अल्पप्राण का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसको अल्पप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण जो होता है किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। जबकि महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी अल्पप्राण की तुलना में अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। यह हो जाएगा किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अल्पप्राण का। अल्पप्राण जो है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अल्पप्राण, अल्प का मतलब कम, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण जो होता है वह किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। अल्पप्राण किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। अल्पप्राण के उच्चारण में कम समय लगता है। अल्पप्राण के उच्चारण में कम समय लगता है। अल्पप्राण को अगर हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो इसमें कम समय लगता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, यह व्यंजन वर्ग है, लिखा हुआ पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सब वर्ग लिखा हुआ है, पांचों वर्ग लिखा हुआ है। हम देखेंगे इसको किस तरह से कम समय लगता है उच्चारण में या मुंह से कम वायु निकलती है, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे इसको क ख क ख। तो क में कम वायु निकलती है जबकि ख में जो है मुंह से अधिक वायु निकलती है। फिर देखिए ग घ, तो ग में कम वायु निकलती है जबकि घ में अधिक वायु निकलती है। अंग, इसमें भी कम। फिर देखिए च छ, तो च में कम, छ में अधिक। ज झ, तो ज में कम, झ में अधिक, यह कम। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो पहला वाला जो होगा वह किसी व्यंजन वर्ग का पहला जो वर्ण होगा सब होगा अल्पप्राण। सब में कम कम समय लगता है। पहला में कम समय लगता है, तीसरा में भी कम समय लगता है और पांचवा में भी कम समय लगता है। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो है वर्ण अल्पप्राण होता है। जबकि दूसरा में अधिक समय लग रहा है, चौथा में भी अधिक समय लग रहा है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा आपका अल्पप्राण। ये सब उसका यरण वर्ण में यदि हम देखते हैं तो पहला जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होता है, जबकि उस व्यंजन जो होता है वह महाप्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व इसके उच्चारण में कम समय लगता है या कम वायु निकलती है, अल्पप्राण है। जबकि तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इसमें अधिक समय लगता है या अधिक वायु निकलती है, यह आपका हो जाएगा महाप्राण। समझ रहे? लेकिन य, र, ल, व इसमें कम वायु निकलती है मुंह से, यह अल्पप्राण है। और एक ये र, बड़ी र, ये भी आपका अल्पप्राण है। ये भी क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, पहला को इस तरह से मिलाया, तीसरा और पांचवा ये सब को मिलाकर लिखा, ये अल्पप्राण होता है। ये सब क्या होता है? अल्पप्राण होता है। उसका नीचे य, र, ल, व और बड़ी र ये सब क्या है? अल्पप्राण है। ये सब क्या है? अल्पप्राण। इस प्रकार से यदि हम अल्पप्राण की संख्या को देखें तो इधर से 5, ये 5, 10 और ये 5, 15 और इधर से भी 5, 20। तो इस प्रकार से अल्पप्राण की कुल संख्या 20 हो जाएगा। अल्पप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो नोट नंबर आप 3 में भी लिख सकते हैं, अल्पप्राण की संख्या 20 होती है। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे महाप्राण में। तो देखिए हम लोग महाप्राण में आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महा का मतलब अधिक
और प्राण का मतलब होता है वायु। महा का मतलब अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जब मुंह से अधिक वायु निकले तो महाप्राण, मुंह से कम वायु निकले उच्चारण में तो अल्पप्राण। तो अधिक वायु निकलेगा तो क्या होगा? महाप्राण। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में हमने 5 वर्ग को लिया है। पहला देखते हैं क ख। तो क में कम लग रहा है, कम वायु निकल रहा है, ख में अधिक वायु निकल रही है मुंह से। फिर से देखिए ग घ, तो ग में कम, घ में अधिक, फिर अंग, फिर इसमें कम। फिर देखिए च छ, तो च में कम, छ में अधिक, ज झ में कम, झ में अधिक। यह फिर देखिए ट में कम, ठ में अधिक, ड में कम, ढ में अधिक, फिर न। फिर देखिएगा त में कम, थ में अधिक, ध में कम, ध में अधिक, फिर न में कम। फिर देखिए प में कम, फ में अधिक, ब में कम, भ में अधिक, म में कम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पहला वाला लाइन जो है, जो मैंने बताया कि ये अल्पप्राण है, इसमें कम समय लग रहा है। ये तीसरा में भी कम समय लग रहा है, ये पांचवा में भी कम समय लग रहा है। ये तीनों, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है और ये दूसरा और चौथा में अधिक समय लग रहा है। तो ये दूसरा हो जाएगा महाप्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा आपका महाप्राण। फिर उष्ण व्यंजन भी महाप्राण होता है। तालव स, मूर्धन्य स, दंश स, ये महाप्राण है और एक ढ भी है महाप्राण। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो महाप्राण जो है ये किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण हो गया। 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो हमने लिखा महाप्राण किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है। महाप्राण किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है, दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है। अब देखिए महाप्राण के उच्चारण में अल्पप्राण से अधिक समय लगता है। महाप्राण के उच्चारण में जो है अल्पप्राण से अधिक समय लगता है। इसके बोलने में अल्पप्राण से अधिक समय लगता है महाप्राण के उच्चारण में। और इसकी संख्या की बात करें तो संख्या अगर हम देखते हैं तो देखिए यहां पर 5 और ये 5, 10 और ये 5, 15। इस प्रकार से महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और अल्पप्राण की कितनी थी? अल्पप्राण की 20। तो हमने आज अल्पप्राण और महाप्राण देख लिया। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।